हेलो बेटा, आपके सामने प्रॉब्लम है। ये कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस BaCl2। हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, मतलब हमें कप्पा निकालना है। ठीक है, कप्पा की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। और मास दे रखा है बेटा मुझे कितना, 1 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 1 ग्राम मास दे रखा है। और वॉल्यूम दे रखा है बेटा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है कप्पा, कैलकुलेट नहीं करनी, वो दी हुई है, सॉरी वो दी हुई है, 0.0058 साइमन सेंटीमीटर की पावर -1। ये उसकी यूनिट भी दे रखी है इस तरह से। गॉट द आइडिया। अब कह रहा है आपको निकालनी है वाट आर द मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा एम निकालना है आपको। ठीक है, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट भी आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। गॉट द आइडिया। ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एटॉमिक वेट वगैरह दे रखा है इसने इसका। तो BaCl2 का मॉलिकुलर मास निकाल लेता हूँ। MbAcl2 कितना आएगा बेटा, एक बेरिलियम कितने का 137, और प्लस 2 क्लोरीन होगा आपके 71 के। तो इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 718, और यह आएगा 10, और यह आएगा 208 आ जाएगा। गॉट द आइडिया। अब पहला केस है आपका लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी की बात है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी होती है बेटा कप्पा टाइम्स 1000, कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। क्या चीज़, मोलैरिटी, मोलैरिटी। क्लियर है। अब मोलैरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मोलैरिटी के आपको इसको जो है इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो वो मैं कर देता हूँ। देखो बेटा, मोल्स कितने आएंगे इसके, नंबर ऑफ़ मोल्स की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे आ जाएंगे, मास कितना है 1 ग्राम, मॉलिकुलर मास कितना है 208। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए। तो मोलैरिटी कैसे आएगी, मोलैरिटी आ जाएगी नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये आ जाएगा। तो ये मोलैरिटी आ गई। 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था ना, तो 200/1000, ये जो है सॉल्व होकर के मोलैरिटी आ जाएगी आप। क्लियर होगी बात। इस मोलैरिटी की वैल्यू को आप कहाँ, अब ये आएगी किस में, ये आएगी आपकी मोल पर लीटर में। किस में आ जाएगी, मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होगी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस मोलैरिटी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। कप्पा आपको पता है, मोलैरिटी की वैल्यू आपको पता है, 1000 यहाँ लिख ही रखा है। तो पूरा सॉल्व होकर के आपको क्या दे देगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे देगा। गॉट द आइडिया। तो हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन मोलैरिटी, दैट इज़ इन मोल पर लीटर। तो जब आपने इसको मोलैरिटी को कैलकुलेट किया, फार्मूला में वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया। गॉट द आइडिया। नेक्स्ट है बेटा आपका इसमें लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या चीज़ होती है, लैम्डा इक्विवेलेंट होता है बेटा कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय क्या, नॉर्मेलिटी। क्या होता है ये, नॉर्मेलिटी। अब आपको कप्पा की वैल्यू पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट। तो आपके पास BaCl2 का मॉलिकुलर मास कितना है 208, और BaCl2 जब आयनाइज होगा तो किस तरह से कन्वर्ट होगा बेटा, ये कन्वर्ट होगा जा करके Ba+2 और प्लस 2Cl निगेटिव में कन्वर्ट होगा। मतलब इसके ऊपर जो कैटायन के ऊपर चार्ज है वो 2 का है। तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर मास अपॉन चार्ज ऑन द कैटायन, ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करूँगा तो 104 आ जाएगा। ठीक है। तो बेटा अब मैं निकालूंगा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा। ये कैसे आएगा बेटा, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये आ जाएगा इसका क्या, ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्लियर होगी बात। ग्राम इक्विवेलेंट मास इतना आ गया। अब मुझे निकालनी है क्या, नॉर्मेलिटी। क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये चीज़ होती है। गॉट द आइडिया। तो जब मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगा तो देखो क्या आएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने 1/104, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो यह आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट भी आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपको क्या करना है ये बता देता हूँ। अब आपको बड़ा सिंपल काम करना है, ये जो भी नॉर्मेलिटी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगी, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे। कप्पा आपको पहले ही पता है, 1000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह से आपकी ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गॉट द आइडिया और नॉट? तो मैंने एक एक स्टेप बताया इसमें। इक्विवेलेंट निकालना मैंने आपको सोल्यूशन में सिखाया था, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, फिर उसकी नॉर्मेलिटी निकाल ली और फार्मूले में नॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट कर दी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फार्मूला है कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड है, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। गॉट द आइडिया? अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.12 नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी दे दी आपको कितनी, 0.12, ठीक है। ये आएगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आ गई आपकी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मीनिंग है कप्पा, कप्पा दे दिया बेटा 0.024 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे दिया। तो कह रहा है डिटरमिन इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है इसका, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, और वो भी किस में, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में। क्लियर होगी बात? तो बस आपको क्या क्या पता है, आपको कप्पा की वैल्यू दे रखी है इसने, शायद कप्पा दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है कप्पा, और नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी दे रखी है। बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ए n/50 सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी दे दी बेटा इसने, कितनी दे दी, ये दे दी आपकी n/50, ठीक है। ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसके लिए जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी दे रखी है, कप्पा की वैल्यू ये दे रखी है बेटा 0.002765 साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? दो चीज़ें दे दी। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सोल्यूशन प्लेस्ड इन द सेल इज 2000 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है ये दे दिया कितना, 2000 ओम दे दिया। तो कह रहा है व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार की वैल्यू ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, जी स्टार की वैल्यू पूछ रहा है। अब ज़रा सोचो कैसे निकलेगा जी स्टार आपका, आपको पता है जी स्टार कैसे निकलेगा, बताओ सोचो थोड़ा सा। देखो बेटा आपसे पूछ रहा है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का मतलब जी स्टार की वैल्यू पूछ रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको पता है कप्पा इज इक्वल टू होता है जी मल्टीप्लाई बाई जी स्टार, ये तो पता है ना। और कप्पा इज इक्वल टू हो गया, जी की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/r, क्योंकि जी क्या था, कंडक्टेंस था, तो कंडक्टेंस होता है 1 रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया आपका जी स्टार। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है जी स्टार की। क्लियर है? ये वैल्यू आपको नहीं पता। क्या क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है 2000 ओम है, और इसी तरह से आपको कप्पा की वैल्यू भी पता है। तो ये दोनों वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आसानी के साथ जी स्टार कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट द आइडिया? देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, 1n/10। तो नॉर्मेलिटी आपको पता है, नॉर्मेलिटी आपको पता है, नॉर्मेलिटी कितनी है, n/10 है, n/10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मान के चलेंगे आप, ठीक है। डेसी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए कंडक्टिविटी सेल वाज फाउंड टू बी 245 ओम। तो जो रेजिस्टेंस था इस सोल्यूशन का वो है आपका 245 ओम है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आपको निकालना है लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इफ़ द इलेक्ट्रोड्स इन द सेल वर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, तो एल की वैल्यू कितनी है आपकी, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, एंड एरिया ऑफ 3.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया कितना बेटा, एरिया है आपका जाकर के 3.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू ये पूछ रहा है। देखो बेटा जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लिख लो। लैम्डा इक्विवेलेंट का फार्मूला आप जानते हैं, कप्पा टाइम्स कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर और डिवाइडेड बाय क्या, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी भी किस में, आपको पता है इसकी यूनिट ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब आपको मैं बताता हूँ क्या क्या मुझे पता है इसमें। देखो बेटा
नॉर्मेलिटी की वैल्यू इसने दे रखी है 1/10, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कप्पा मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मेरी बात बन जाएगी। कप्पा की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करूँगा तो मैं लैम्डा इक्विवेलेंट आसानी के साथ निकाल सकता हूँ। तो कप्पा निकालने का इसने एक रास्ता दे दिया। मुझे रेजिस्टेंस पता है, मुझे एल पता है, ए पता है। एल और ए से मुझे क्या मिल जाएगा, जी स्टार मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। और कप्पा होता है क्या बेटा, कप्पा इज इक्वल टू होता है जी इंटू जी स्टार, और जी के लिए क्या यूज़ कर लूँगा 1/R इंटू जी स्टार, या ये आ जाएगा आपका 1/R इंटू जी स्टार की जगह L/A। तो ये पूरी चीज़ क्या आ जाएगी, कप्पा के इक्वल आ जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रेजिस्टेंस आपको पता है, लेंथ आपको पता है, इलेक्ट्रोड के बीच का गैप कितना है, और एरिया ऑफ द प्लेट भी आपको पता है। तो यहाँ से कप्पा निकल आया। जैसे ही आपने कप्पा की वैल्यू कैलकुलेट करी, इसका मतलब है फिर आपका लैम्डा इक्विवेलेंट वहाँ से आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो बेटा, गॉट द आइडिया। इस तरह से हम प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, ए सेल विद n/50 KCl सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी दे दिया आपको, क्या दे दिया, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी दे दी है, ये दे दी आपको n/50, कोई दिक्कत नहीं। शोड ए रेजिस्टेंस ऑफ 550 ओम। इसने रेजिस्टेंस कितना शो कर दिया बेटा, 550 ओम, इतना रेजिस्टेंस शो कर दिया। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50 KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब आपको क्या दे दिया, ये दे दिया आपको कप्पा, क्या दे दिया, कप्पा की वैल्यू दे दी है, कितनी है 0.022768 और यूनिट है इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। द सेल फिल्ड विद n/10 जिंक सल्फेट सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस शोज ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस ओम। अब डाटा थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, यही सेल लिया है इसके अंदर, लेकिन अब इसके अंदर दूसरा केमिकल ले लिया है, और दूसरा केमिकल कौन सा है, n/10 जिंक सल्फेट ले लिया इसने, n/10 जिंक सल्फेट ले लिया। तो एक तरह से नॉर्मेलिटी उसकी दे दी है, ठीक है। और उसका जो रेजिस्टेंस इसने दिया, इस वाले सोल्यूशन का रेजिस्टेंस दिया इसी सेल के अंदर 72.18 ओम, ये दे दिया। तो कह रहा फाइंड द सेल कांस्टेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी की बात कह रहा है, क्लियर है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और आपको सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन की केमिस्ट्री क्या हुई बेटा, मैं आपको बताता हूँ। इसने पहले क्या किया, KCl सोल्यूशन लिया। KCl सोल्यूशन कितना था, n/50 था। उसने रेजिस्टेंस कितना सो गया 25 डिग्री सेल्सियस पर 550 ओम, क्लियर होगी बात। और उस केस में कप्पा की वैल्यू कितनी थी 0.00278 पर ओम पर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने क्या किया, सेल को चेंज नहीं किया है, सेल वही है, क्लियर होगी बात, सेल वही है। अगर सेल वही है तो उसका जो जी स्टार होगा सेल कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होना, क्योंकि जी स्टार किस पे डिपेंड करता है बेटा, जी स्टार की वैल्यू होती है आपकी जा करके L/A, क्लियर है। तो एक बार आपने क्या किया था, एक बार आपने KCl सोल्यूशन लिया था, तो बेटा L की वैल्यू भी आपको पता है, A की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो सेल तो मैंने चेंज नहीं किया, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और जो एरिया वगैरह होगा वो मैंने चेंज नहीं किया। तो सेल कांस्टेंट तो मेरा वही है, क्योंकि उसने कहा इन द सेम सेल, ठीक है, वही सेल ले रहा है और उसके अंदर जो है ये दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहा है। तो जी स्टार मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा वो बता देता हूँ। आपके पास कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू जी स्टार होता है, ठीक है। और कप्पा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1/R इंटू जी स्टार लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ से ज़रा दिमाग लगाओ, कप्पा आपको पता है, आर आपको पता है, तो जी स्टार की वैल्यू आ गई, यहाँ से कैलकुलेट हो गई, एक काम तो खत्म हो गया। अब आगे की बात करता हूँ, अब आगे की बात करता हूँ। अगला जो केस है आपका वो है कौन सा, वो है आपका जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट के केस में आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, क्लियर है। अब जरा दिमाग लगाओ, मुझे पता है नॉर्मेलिटी और मैं जाना चाहता हूँ मोलैरिटी पे। तो बेटा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, क्या होता है n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो यहाँ से मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से निकल करके नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी और डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब आप में दिमाग में ये आएगा कि ये n फैक्टर क्या होता है। जो आपका ZnSO4 है, क्या चीज़ है ZnSO4, जब ZnSO4 आयनाइज होगा आपका
तो क्या बनाएगा, Zn+2 बना लेगा और SO4 -2 बना लेगा। तो इसमें कटायन के ऊपर कितना चार्ज है, +2 का, यही n फैक्टर होता है आपका। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी ले लूँगा, 2, n की वैल्यू 2 ले लूँगा और नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है इसकी, 1/10 दे रखी है। क्लियर होगी बात। तो मेरी मोलैरिटी कैलकुलेट हो गई, मोलैरिटी कैलकुलेट हो गई। अब जरा दिमाग लगाओ, अब जरा दिमाग लगाओ, हमें क्या निकालना है, कप्पा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, कप्पा की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए, जिंक सल्फेट सोल्यूशन के लिए। तो जब मैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन के लिए कप्पा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/r, ये r किसके लिए यूज़ होगा, ये होगा बेटा यूज़ जिंक सल्फेट वाले के लिए। ठीक है, जिंक सल्फेट का रेजिस्टेंस निकालना है, मल्टीप्लाई बाई जी स्टार। जी स्टार तो चेंज नहीं होना, जी स्टार तो आप यही वाला यहाँ उठा करके पुट कर दोगे। और आर की वैल्यू कितनी लिख दोगे, आर की वैल्यू बेटा यहाँ पर 72.18, यहाँ पर आर कितना पर हमारा 72.18। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से बेटा एक कप्पा निकला है आपका, ये कप्पा किसके लिए निकला है, जिंक सल्फेट के लिए। नहीं आई मेरी बात समझ में, मैं फिर बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मोलैरिटी निकाली, ये काम तो खत्म कर दिया। अब मुझे जिंक सल्फेट सोल्यूशन के लिए कप्पा चाहिए था। तो कप्पा का फार्मूला क्या होता है, 1/r जी स्टार। जी स्टार तो मेरा वही यूज़ हो जाएगा जो मैंने KCl में यूज़ किया था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस कौन सा यूज़ करना है मुझे, जिंक सल्फेट वाला यूज़ करना है। गॉट द आइडिया। तो जब मैं जिंक सल्फेट वाला रेजिस्टेंस यूज़ करूँगा तो मेरा कप्पा कौन सा निकलेगा, जिंक सल्फेट के लिए ही कप्पा निकलेगा। गॉट द आइडिया। अब आप आ जाओ अपने फार्मूले पे जहाँ से मुझे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो वो रहा बेटा ये आपका। ठीक है, अब इसमें मुझे कप्पा पता है जिंक सल्फेट के लिए, मुझे मोलैरिटी पता है जिंक सल्फेट के लिए, तो मेरा आंसर आ गया। बोलो बेटा, इसकी केमिस्ट्री मैंने आपको ढंग से समझाई और फिर इसके कैलकुलेशन को बता दिया, आसानी से आप समझ गए होगे। ये बेटा प्रॉब्लम देखो आपके सामने, ये कहता है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ कॉलम ऑफ m/10 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका कितना, 20 वोल्ट है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जो मोलैरिटी है वो कितनी दे रखी है, 1/10 मोलर। सोल्यूशन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है आपका, कोई दिक्कत नहीं। 4 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो डायामीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी होगी बेटा, रेडियस हो गई आपकी जाकर के 2 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया, ये हो गया बेटा πr²। तो एरिया पता हो गया, क्लियर है। और लेंथ कितनी दे रखी है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेटा जब r की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा तो मुझे एरिया पता चल जाएगा, लेंथ मेरी 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है गेव ए करंट ऑफ 0.20 एम्पियर। करंट मुझे कितनी मिल रही है, 0.20 एम्पियर मिल रही है, ये मिल रही मुझे। तो मुझे V पता, मुझे I पता, तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूँगा इस केस में। V = IR से फार्मूला क्या अप्लाई कर दूंगा, V = IR। तो यहाँ से मैं R की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, रेजिस्टेंस मुझे सोल्यूशन का पता चल जाएगा। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द सोल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब हमसे कप्पा पूछ रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब λm पूछ रहा है। ठीक है, कप्पा के लिए मुझे क्या चाहिए, कप्पा के लिए मुझे चाहिए 1/r L/A, यही तो चाहिए। अब जरा दिमाग लगाना, रेजिस्टेंस मैं निकाल लूँगा V = IR से, लेंथ मुझे पता है 12 सेंटीमीटर, एरिया मेरा πr² से आ जाएगा, तो कप्पा तो निकल आया। अब जो अगला केस है वो है लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और मोलैरिटी भी किस में, मोल पर लीटर में। क्लियर होगी बात, ये है। अब मोलैरिटी तो आपको इसने दे रखी है, तो इसमें क्या क्या पता है आपको मोलैरिटी पता 1000 में कोई दिक्कत ही नहीं है, और कप्पा की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ इंट्रोड्यूस कर दोगे। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूँगा। बोलो बेटा प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल प्रॉब्लम है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो बेटा अगली प्रॉब्लम कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछ रहा है ऑफ ऑफ 1 मोलर H2SO4। मोलैरिटी मुझे दे रखी है कितनी, 1 मोलर क्या H2SO4 दे रखी है। इफ़ इट्स कंडक्टिविटी इज दिस, इसकी कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, कप्पा कितना दे रखा है 26 × 10⁻² ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे रखा है। एटॉमिक वेट सल्फर का दे ही रखा है इसने। क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ पूछ रहा है लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला क्या होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा आपका कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय आपका क्योंकि ये पूछ रहा है लैम्डा इक्विवेलेंट तो मुझे नॉर्मेलिटी चाहिए। क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी, और वो भी किस में,
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में चाहिए। ठीक है, पता है मुझे मोलैरिटी, जाना है मुझे नॉर्मेलिटी में। तो एक बात बताओ, मैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा मोलैरिटी और मल्टीप्लाई बाई क्या? एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, H2SO4 के केस में? बताओ बेटा, H2SO4 के केस में एन फैक्टर कितने हो जाएंगे? खूब अच्छी तरह सोचो बेटा। एन फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर कितने? 2 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 2? वो बता देता हूँ। देखो बेटा, H2SO4 कितने H पॉजिटिव देगा? 2 H पॉजिटिव देगा H2SO4, और टोटल पॉजिटिव चार्ज हो कितना गया? 2 हो गया। इसका मतलब एन फैक्टर आपका कितना है? 2 है। तो आपको मोलैरिटी पता है, आपको एन फैक्टर पता है, तो यहाँ से आप नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। अब जरा दिमाग लगाओ, नॉर्मेलिटी आपको पता होगी क्योंकि मोलैरिटी आपको पता थी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ नॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट कर दो, और कप्पा की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, तो यहाँ से आप आसानी के साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है? मेन जो था आपका वो मैंने बता दिया कि नॉर्मेलिटी जो चाहिए वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर से। एन फैक्टर क्या है? जो H2SO4 है वो कितने H पॉजिटिव दे रहा है? 2 H पॉजिटिव दे रहा है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है? +2 का आ रहा है, तो वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। गॉट द आइडिया? इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम देखो बेटा आपके सामने है, कह रहा मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए 1.5 मोलर सोल्यूशन। तो मोलैरिटी दे दी है कितनी? 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी दे रखी है। क्लियर हो गई इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये दे रखी बेटा, कप्पा दे दिया इसका कितना? मोलर कंडक्टेंस, कप्पा नहीं है बेटा, ये मोलर कंडक्टेंस है, मतलब लैम्डा एम। मोलर कंडक्टेंस है ये आपका 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है आपका लैम्डा एम। ठीक है, वाट वुड बी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब आपसे कप्पा की वैल्यू ये डिमांड कर रहा है। क्लियर है? आप क्या करेंगे इसमें, आप अच्छी तरह जानते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और डिवाइडेड बाई क्या? मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और वो भी किस में? मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। अब जरा देखो इसमें क्या क्या पता है आपको। क्या क्या पता है बेटा आपको? इसमें ये पता है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 में कोई दिक्कत नहीं, मोलैरिटी भी पता है, तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आसानी के साथ। बोलो बेटा, कोई दिक्कत है? आसानी से कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखो बेटा, द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टेंस सेल कंटेनिंग 7.5 इंटू 10⁻³ मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। तो मोलैरिटी दे दी आपको, मोलैरिटी ऑफ KCl कितनी दे दी बेटा? ये दे दी 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोलर। एक काम तो ये ख़त्म हो गया, और वाज 1005 ओम। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1005 ओम आ गई। आगे कहता है कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब आपसे कप्पा की वैल्यू ये डिमांड कर रहा है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन, तो आपसे लैम्डा एम की वैल्यू डिमांड कर रहा है। सेल कांस्टेंट मतलब G स्टार, ये दे दिया इसने कितना? 1.25 पर सेंटीमीटर। क्या दे दिया? 1.25 पर सेंटीमीटर दे दिया। क्लियर है? तो एक बात बताओ, कप्पा कैसे कैलकुलेट हो सकता है? कप्पा इज इक्वल टू होता है बेटा 1/r इंटू जी स्टार। होता है कि नहीं होता? 1/r इंटू जी स्टार। अब जरा दिमाग लगाओ, r की वैल्यू आपको पता है, जी स्टार की वैल्यू पता है, तो कप्पा कैलकुलेट हो गया, एक काम खत्म हो गया। अब आगे देखो, आगे इसने कहा था क्या कहा? मोलर कंडक्टिविटी निकालो। क्या होती बेटा? कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ये आ जाएगा। और वो भी किस में? ये आएगा मोल पर लीटर में आएगा। क्लियर होगी बात? अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ से क्या करेंगे? कप्पा की वैल्यू आपको पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं, 1000 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और मोलैरिटी इसने दे ही रखी थी, तो यहाँ से आप आसानी के साथ मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? तो डाटा जो है आप पहले उसको चेक करो, उसकी केमिस्ट्री समझने की कोशिश करो, फिर देख लो उसका फार्मूलाइज जो कर रखा है उसको, उसमें वैल्यूज़ पुट करके आप अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, क्या क्या दिया है पहले वो नोट करो, फिर उसमें क्या नहीं दिया वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आपको करना पड़ेगा, और इसके बाद आप सोल्यूशन तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ये प्रॉब्लम देखो बेटा 49, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। तो मोलैरिटी दे दी बेटा किसकी? KCl की, कितनी है? 0.2 मोलर। एक काम तो ये ख़त्म हो गया। और ये दे रखी है बेटा कंडक्टिविटी, मतलब आपको कप्पा दे रखा है इसने, कितना दे रखा है कप्पा? ये दे रखा है
0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। पूछ क्या रहा है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर और डिवाइडेड बाय क्या, मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और वो भी किस में, मोल पर लीटर में। बोलो समझ आया कि नहीं आया, इतनी चीज़ समझ में आई। अब कप्पा आपको पता है, मोलैरिटी आपको पता है, तो डायरेक्ट आपका फार्मूला आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, आपका डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा। लैम्डा एम की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। गॉट द आइडिया। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बेटा हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं अब, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं विद डाइल्यूशन। किससे, विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन करने जा रहे हैं। गॉट द आइडिया। डाइल्यूशन का मतलब हम उसे और पतला करने जा रहे हैं, और उसको जो है पतला कर देंगे सोल्यूशन को। तो इसको हम जो है प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है कितने आयंस वो प्रोड्यूस कर रहा है। जितने ज़्यादा वो आयंस प्रोड्यूस करेगा उतने ही ज़्यादा जो है उसका कंडक्टेंस हो जाएगा। गॉट द आइडिया। तो ज़रा दिमाग लगाओ, जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे आयंस उतना ज़्यादा आपका कंडक्टेंस होगा। तो डाइल्यूशन करने से कंडक्शन पे फ़र्क क्या पड़ता है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है, इस तरह से पड़ा हुआ है, ये क्लियर है। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इस तरह से आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ कर लिया। ये आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लिया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होगा क्या, ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आयंस के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो बेटा ये आयंस में जो है चेंज हो जाएगा। और इसको अगर मैं और भी ज़्यादा डाइल्यूट करना शुरू कर दूंगा, तो डाइल्यूट करने पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा आयंस बनते हैं। ठीक है, जितना मैं पतला करूंगा ये उतना ही ज़्यादा ये चीज़ आयंस में ब्रेक होगी। और अगर आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसका कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जो पहली चीज़ है कंडक्टेंस, जो इसने पूछा कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंडक्टेंस, तो ये तो बेटा डाइल्यूशन के साथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब जो अगला केस है वो बताता हूँ आपको। कंडक्टेंस हो गया, अब बात करता हूँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा डाइल्यूशन के साथ, ये बताता हूँ आपको। ये बेटा आपकी कर जाएगी डिक्रीज़। क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। उसका रीज़न क्या है, ये पर सेंटीमीटर क्यूब होती है आपकी। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं ये उस पर डिपेंड करती है। जैसे ये आपका एक क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह से है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। इसके अंदर जो है अगर आप इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे, पतला कर दोगे, तो ज़रा दिमाग लगाओ, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, वो घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। क्लियर है, वो डिक्रीज़ कर जाएंगे क्योंकि आपने चीज़ों को पतला कर दिया। पतला कर देने से जो गिवन वॉल्यूम है उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस आपके कम हो जाएंगे। ब्रेक होना एक अलग बात है। ये बात ठीक है कि अगर आपके पास डाइल्यूशन आपने ज़्यादा कर दिया तो होगा क्या, कि जैसे मान लो ये NaCl का केस ले लेता हूँ, तो Na पॉजिटिव है, ये Cl निगेटिव है आपका, ये आपका जो है निगेटिव है। तो इसके पास आसपास मान लो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, क्या है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो ये क्या करेंगे, जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे ये इसको उतना ज़्यादा पोलराइज करेंगे। Na पॉजिटिव को कोई अपनी तरफ खींचेगा, कोई अपनी तरफ खींचेगा, कोई अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह से कोई रिपेल करेगा। इसका मतलब है वहाँ पर हो क्या रहा होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, उससे तो ब्रेकिंग ज़्यादा आएगी आपकी। ठीक है, आयंस में ब्रेक ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन वो एक अलग केस है। ठीक है, लेकिन पतला करने से क्या होगा, पतला करने से 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं वो क्या कर जाएंगे बेटा, वो कर जाएंगे आपके डिक्रीज़। क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो आयंस है ये उस पर डिपेंड करती है। गॉट द आइडिया। इसलिए आपकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो 2 चीज़ें हमने कर ली, एक तो कंडक्टेंस हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी। अब हम तीसरे की बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिक हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट की बात करते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, नॉर्मेलिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, कप्पा टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब
क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर और डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, और ये भी किस में, आपकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में। क्लियर है। एक बात बताना, अगर मैं डाइल्यूट करूँगा, अगर मैं चीज़ों को डाइल्यूट करूँगा मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, नॉर्मेलिटी मेरी डिक्रीज़ कर जाएगी। और अगर नॉर्मेलिटी डिक्रीज़ करेगी तो ये किसके इक्वल है, लैम्डा इक्विवेलेंट है। तो अगर n की वैल्यू डिक्रीज़ करोगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा इक्विवेलेंट है वो मेरा क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, इंक्रीज़। गॉट द आइडिया और नॉट। मैं फिर बता देता हूँ, डाइल्यूट करने पर नॉर्मेलिटी डिक्रीज़ करेगी तो आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट आपके पास क्या बचता है, लास्ट आपके पास बचता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम। इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बेटा कप्पा टाइम्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर और डिवाइडेड बाय क्या, मोलैरिटी, और वो भी किस में, मोल पर लीटर में। एक बात बताना, जब आप डाइल्यूट करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मोलैरिटी डाउन जाएगी। मोलैरिटी अगर डाउन जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ पर भी मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या कहोगे, इंक्रीजेज। मोलर कंडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सिर्फ एक चीज़ है जो डिक्रीज़ कर रही है, दैट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रही थी, वो पर सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो डाइल्यूट करने पर आपके नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब में डिक्रीज़ कर जाएंगे। तो डाइल्यूशन का फ़ायदा सिर्फ एक होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा ब्रेक होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ब्रेक होगा तो कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, और वो जो टर्म्स हैं उसके जो फार्मूलाज हैं उसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं मैथमेटिकली तो हमें फाइनली ग्रेटर वैल्यू मिलती है। थैंक यू।